जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए जो टॉप 400 करंट अफेयर्स की जो सीरीज है उसका पार्ट 4 है, उसमें आपका स्वागत है। ये जो 400 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से बनाए गए पीटी 65 के 1 ईयर करंट अफेयर 2024 से 2025 के बीच जितने भी मैगजीन्स हैं पीटी 365 के, उन सबको कंपाइल करके आपको 400 क्वेश्चंस बनाए गए। यदि आपने ऑलरेडी मैगजीन पढ़ा हुआ है सारा, तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट कितना भी पढ़ लो, विदाउट प्रैक्टिस एग्जाम में एक्यूरेसी नहीं आती है। इसका इस सारे को जो 400 क्वेश्चन आपको सिंगल पीडीएफ में मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम ध्रुव कुमार है और मैं मिनिस्ट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली में पोस्टेड हूँ। ये जो 400 क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है, बेसिकली इन क्वेश्चंस जो 400 क्वेश्चंस हैं, इनको मिनिस्ट्री के जो आपके सीनियर ऑफिसर्स और ऑफिसर्स हैं जिनका सिलेक्शन यूपीएससी के थ्रू हुआ है, उन सब से डिस्कशन करने के बाद ये क्वेश्चंस बनाए गए, क्योंकि जिस न्यू पैटर्न पे यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछ रहा है उसको देखते हुए सारे क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। तो यदि इसका पीडीएफ यदि चाहिए आपको, तो आप यहाँ से स्कैन करके ये आप 400 क्वेश्चंस आपको एक ही पीडीएफ में यहाँ पे मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके प्रीलिम्स के लिए। ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो, जो पिछले वीडियो, उसमें 70 तक क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। यहाँ पे हम लोग 71 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर ग्राम न्यायालय से रिलेटेड आपके स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन है ये। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है यहाँ पे कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्राम न्यायालय आर करेक्ट। ये 3 स्टेटमेंट्स हैं दिए हुए हैं, इसमें से कितने करेक्ट हैं आपका, हाउ मेनी। सो फर्स्ट है यहाँ पे ग्राम न्यायालय इंश्योर्स दैट ग्राम न्यायालय, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ग्राम न्यायालय इंश्योर्स दैट opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of social, economic and other disabilities। तो ग्राम न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि सामाजिक, आर्थिक और अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए। सेकेंड स्टेटमेंट है कि ग्राम न्यायालय डीम्ड टू बी अ कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। तो ग्राम न्यायालय को द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय माना जाता है। थर्ड यहाँ पे कि हाई कोर्ट अपॉइंट्स न्यायाधिकारी फॉर ईच ग्राम न्यायालय इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो उच्च न्यायालय राज्य सरकार के परामर्श के से प्रत्येक ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारियों की नियुक्त करता है। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ग्राम न्यायालय से रिलेटेड कितने स्टेटमेंट्स सही हैं। बताइए, फर्स्ट आपका सही है गलत है? तो फर्स्ट आपका क्या है, सही है। सेकंड एक गलत है। क्यों गलत है? कि ग्राम न्यायालय आर डीम्ड टू बी अ कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सेकंड क्लास नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। ठीक है, इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ये भी रॉन्ग है। क्यों क्यों रॉन्ग हो रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि जो हाई कोर्ट अपॉइंट्स न्यायाधिकारी फॉर ईच ग्राम न्यायालय इन कंसल्टेशन ऑफ किसके, आप जो देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट नहीं होगा, क्या क्या होगा यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करता है, अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है न्यायाधिकारी को फॉर ईच ग्राम न्यायालय इन कंसल्टेशन विथ किसके, किसके कंसल्टेशन के साथ, हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ, हाई कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपका क्या है, रॉन्ग हो रहा है। इसलिए सेकंड थर्ड रॉन्ग हो रहा है, फर्स्ट करेक्ट है। पूछ रहा है कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट, तो सिर्फ यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, वाला वाला। ठीक है, डिटेल आप देख सकते हो यहाँ पर। आपका 72nd क्वेश्चन ये है, पूछा क्या है यहाँ पे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड है क्वेश्चन। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड है, न्यायालय की अवमानना। ठीक है, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव रिगार्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आर करेक्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड कौन सा सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे कि आर्टिकल 127 एंड आर्टिकल 215 गिव पावर टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश कंटेम्प्ट।
अनुच्छेद 127 और अनुच्छेद 215 सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने को शक्ति देता है। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि इन क्रिमिनल कंटेम्प्ट और विलफुल disobedience to any judgment, decree, directions, order, writ, and other process of a court or willful breach of an undertaking given to a court। तो आपराधिक अवमानना में जो न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, अन्य प्रक्रिया के जानबूझकर अवज्ञा और न्यायालय के दिए गए वचन को जानबूझकर उल्लंघन शामिल है। ठीक है, तो ये आपके दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। बताना है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड कौन सा सही है। फर्स्ट सही है, गलत है, बताइए। फर्स्ट आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 127 जो सुप्रीम कोर्ट के लिए है, ठीक है, तो वो यहाँ पे 127 ना होकर के आर्टिकल 129 होगा। यहाँ आर्टिकल 129, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट सही है, गलत है? सेकेंड स्टेटमेंट में आपका रॉन्ग है। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है इस क्या है, बेसिकली क्रिमिनल कंटेम्प्ट के लिए नहीं होता है, सिविल कंटेम्प्ट में आता है, सिविल कंटेम्प्ट में आता है। ठीक है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, रॉन्ग हो रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो। बाकी आप सारी डिटेल्स यहां से देख सकते हो। ठीक है, 73rd क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, हाउ मेनी ऑफ द बेसिकली क्यूरेटिव, आपका पिटीशन से रिलेटेड है, तो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्यूरेटिव पिटीशन आर नॉट करेक्ट। उपचारात्मक याचिका से रिलेटेड तीन जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं कितने सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे दिया हुआ है, it is a last constitutional remedy available to a person whose review petition under article 137 has been dismissed by a supreme court। यह उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध अंतिम संवैधानिक उपाय है जिसका समीक्षा याचिका अनुच्छेद 137 को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्रिएटिव पावर ऑफ द कोर्ट फ्लो फ्रॉम आर्टिकल 142, ठीक है, और टू डू अ कंप्लीट जस्टिस। Creative petition is entitled if a petitioner establishes a violation of principle of natural justice। यदि याचिकाकर्ता प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो उपचारात्मक याचिका का हकदार। तो ये तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आपके। पूछ रहा है कि जो क्रिएटिव पिटीशन से रिलेटेड जो तीनों में से कितने सही नहीं है, तो यहाँ पर आपके तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डी, नन। क्रिएटिव पिटीशन से रिलेटेड आपके यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कोवर्चर, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ कोवर्चर मतलब कोवर्चर के सिद्धांत जो बेसिक यहाँ पे बताना है कि जो दो स्टेटमेंट्स थे इसमें से करेक्ट कौन सा है। इट इज ए लीगल डॉक्ट्रिन अंडर इंग्लिश कॉमन लॉ दैट प्लेस अ मैरिड वीमेन अंडर द कवर ऑफ हर हस्बैंड ट्रीटिंग देम एज अ सिंगल एंटिटी। यह अंग्रेजी सामान्य कानून के तहत कानूनी सिद्धांत है जो एक विवाहित महिला को उसके पति के संरक्षण में रखता है, उन्हें एक इकाई के रूप में मानता है। सेकेंड है यहाँ पे, इट सस्पेंड्स दैट वेरी विंग और लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ अ वीमेन आफ्टर अ मैरिज। यह विवाह के बाद महिला के अस्तित्व और कानूनी अस्तित्व को निलंबित करता है। बताइए यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कोवर्चर से रिलेटेड, बताइए दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, सेकेंड भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। बाकी आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। 75th क्वेश्चन आपका है रिलेटेड टू आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से, ह्यूमन राइट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से रिलेटेड है। कितने स्टेटमेंट सही हैं बताने हैं आपको। तो फर्स्ट इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 as amended in 2009 and 2019। चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ अ कमीशन आर अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चेयरपर्सन मेंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी हेडेड बाय अ प्राइम मिनिस्टर के, जो के हेडेड कमिटी होते हैं उनके रिकमेंडेशन।
chairperson and member of NHRC will hold office for a 5 years or till the age of 70 years, whichever is earlier. इसमें से या तो 5 साल के लिए या 70 साल के लिए, इन दोनों में से जो पहले आए। ठीक है, तो आपको बताना है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से रिलेटेड जो 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इसमें से करेक्ट कितने हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है गलत है? पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हो अमेंडमेंट जो अमेंडेड हुआ था 2009 में नहीं हुआ था, ये 2006 में हुआ था, 2006। ठीक है, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट सही है कि गलत है? सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि इनका जो अपॉइंटमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं होता है, किसके द्वारा फिर होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट सही है गलत है? थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑफिस होता है इनका 5 साल के लिए नहीं होता है। यहाँ पर 5 years लिखा हुआ है ना, 5 साल के लिए नहीं होता है। कितने साल के लिए होता है? 3 years के लिए होता है। ठीक है, तो पूछा है कि करेक्ट कितने हैं, तो करेक्ट है यहाँ पे कोई एक भी दिख नहीं रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो गया आपका डी, ना कोई भी सही नहीं। डिटेल्स आपके पास है, आप से देख सकते हैं। पीडीएफ यदि डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से स्कैन करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the statements given above regarding Central Bureau of Investigation CBI are not correct? जो सीबीआई से रिलेटेड जो जो स्टेटमेंट्स हैं इसमें से कितने सही नहीं है? फर्स्ट, CBI established in 1996 on the recommendation of संथानम कमेटी on prevention of corruption। तो भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति की सिफारिश पर 1966 में सीबीआई की स्थापना की गई थी। सेकेंड, इट इज ए स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यह एक वैधानिक और संवैधानिक निकाय है। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? कितने नॉट करेक्ट हैं, सही नहीं है कथन? फर्स्ट सही है गलत है? तो फर्स्ट आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो सीबीआई का स्थापना हुआ था 1966 में ना होकर के 1963 में हुआ। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट सही है गलत है? सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, इसलिए आपका सेकेंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होता है। तो गलत कितने हो गए? तो आपके दोनों यहाँ पे कथन गलत होते हैं। डिटेल आपके पास ये रहा, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे लोकपाल से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कितने स्टेटमेंट्स लोकपाल से रिलेटेड आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, सही है। फर्स्ट, लोकपाल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, पर्सन हु इज or has been a CJI or has been a judge of Supreme Court, and 10 members with a 50% being judicial members appointed by President। लोकपाल में अध्यक्ष हुआ व्यक्ति जो सीजेआई है या रहा है या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है या रहा है, और 10 सदस्य होते हैं जिनमें 50% न्यायिक सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये पहला कथन हो गया। सेकंड कथन है, the chairperson and members term of office is 3 years from the date on which he enters upon his office until he attains age of 70 years or whichever is earlier। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो पहले भी होता है। On ceasing to hold office, chairperson and every member shall be eligible for reappointment as a chairperson or member of लोकपाल। तो पद पर बने रहने और अध्यक्ष प्रत्येक सदस्य लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। तो आपके सामने ये 3 स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है लोकपाल से रिलेटेड, सही बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। पहला सही है गलत है? फर्स्ट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पर जो लोकपाल कंसिस्ट चेयरपर्सन एंड 10 मेंबर्स जो है
तो 10 मेंबर्स नहीं होकर के कितने मेंबर्स होंगे? 8 मेंबर्स, 8 सदस्य। ठीक है, इनको अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट सही है, गलत है? ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर जो आप 3 इयर्स देख रहे हैं, ये 3 इयर्स नहीं होकर क्या होगा? 5 इयर्स। ठीक है, थर्ड गलत है, सही है। तो थर्ड आपका गलत है। क्यों? क्योंकि री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते, इन एलिजिबल होता है, इन एलिजिबल होता है। ठीक है, एलिजिबल नहीं होते। जैसे तीनों स्टेटमेंट आपका क्या है? सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा ना। लोकपाल से रिलेटेड आपका ये डिटेल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट तो 2005 से रिलेटेड। यहाँ पे बताना है कि जो दो स्टेटमेंट्स हैं उसमें से सही कौन कौन से हैं। फर्स्ट, आरटीआई फाइंड्स आर्टिकुलेशन एज ए ह्यूमन राइट इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट एंड इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। आरटीआई को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा मानव अधिकार के रूप में व्यक्त किया गया। In Rajnarayan versus Uttar Pradesh government case, Supreme Court established RTI as a fundamental right under Article 19. राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19 के तहत आरटीआई को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया है। बताइए यहाँ पर जो दोनों स्टेटमेंट्स दिए हुए इसमें कितने सही, कौन कौन से सही हैं? फर्स्ट गलत है या सही है? फर्स्ट आपका सही है, सेकंड भी सही है, दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो गया आपका सी, बोथ ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड। बाकी डिटेल आप यहां से देख सकते हो। 79th क्वेश्चन आपका क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, केंद्र प्रायोजित योजना से रिलेटेड है आपका। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि करेक्ट आपको बताना, सही बताना है। CSS are schemes that are funded jointly by the center and state and implemented through a state in sector falling in a state and concurrent list of a constitution. CSS एक ऐसी योजना है जिन्हें केंद्र और राज्य द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है। संविधान की राज्य और समवर्ती सूचियों में आने वाले क्षेत्रों में राज्य के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, all transfer to states for CSS are being routed through a consolidated fund of state. CSS के लिए राज्यों को सभी हस्तांतरण राज्य के समेकित कोष से के माध्यम से किया जाता है। थर्ड यहाँ पे कि नीति टू हैव कंकरेंट जुरिस्डिक्शन इन द मॉनिटरिंग ऑफ CSS एंड आल्सो ओवरसी थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन। नीति आयोग के पास CSS की निगरानी में समवर्ती क्षेत्राधिकार होंगे जिसे तीसरे पक्ष के लिए मूल्यांकन की देखरेख भी करे। ठीक है, तो ये आपके 3 स्टेटमेंट्स आपके दिए हुए हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से रिलेटेड। बताना है कि कितने सही हैं, यहाँ पे कौन कौन से सही हैं। तो फर्स्ट सही है, सेकेंड भी सही है एंड थर्ड भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल 3 आर करेक्ट। डिटेल्ड आपका यहाँ पर है। 80वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, जन योजना अभियान से रिलेटेड है, जन योजना अभियान से रिलेटेड है। ठीक है, सही बताना है आपको। इट वाज लॉन्च्ड फॉर अ रोल आउट ऑफ सबकी योजना सबका विकास बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन 2016, जिसको 2016 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सबकी योजना सबका विकास के रूप में शुरू किया गया था। इसका एम क्या था कि इट्स एम टू एक्सलेट पीपल पार्टिसिपेशन इन प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पंचायती डेवलपमेंट प्लान। इसका उद्देश्य पंचायत विकास योजना की तैयारी के लिए प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी में तेजी लाना है। ठीक है, सही कौन सा है? सेकेंड तो सही है। ठीक है, फर्स्ट गलत है। क्यों गलत है?
क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के द्वारा जो लॉन्च किया गया था 2016 में नहीं लॉन्च करके इसको 2018 में लॉन्च किया गया, 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। तो फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 डिटेल यहाँ पर है। अब हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी के बारे में यहाँ पर है, दिया हुआ है, करेक्ट बताना है स्टेटमेंट। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्टेड डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा एंड सोमालिया टू सर्व एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी फॉर 2 years। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को 2 साल कार्यकाल के लिए यूएनएससी का गैर अस्थायी सदस्य चुना है। ये पहला कथन है। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पर कि यूएनएससी हैज द पावर टू मेक बाइंडिंग डिसीजन दैट मेंबर्स स्टेट मस्ट इम्प्लीमेंट अंडर द यूएन चार्टर। यूएन एससी के पास प्राधिकारी निर्णय लेने की शक्ति है जिसे सदस्य राज्यों को यूएन चार्टर के तहत लागू करना होगा। तीसरा है कि इंडिया हैज बीन इलेक्टेड फॉर अ नॉन परमानेंट सीट of the UNSC 8 times, which the most recent term being 2021-22। भारत को यूएनएससी की गैर अस्थायी सीट के लिए 8 बार चुना गया है, जिसका सबसे हालिया कार्यकाल 2021-22। बताइए कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं? यहाँ पर और 2 3 जो 1 2 3 जो है तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही, ऑल थ्री आर करेक्ट। यूएनएससी के बारे में डिटेल्स है यहाँ पे, जो फर्स्ट सेशन में था कि सॉरी हाँ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्टेड डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा एंड सोमालिया जो नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी फॉर 2 years टर्म। स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था, ठीक है। बाकी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया को 8 टाइम्स चूज किया गया था और रिसेंट टर्म्स 2021-22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, UNCTAD से। दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिश्ड 1974 बाय द यूएन जनरल असेंबली। तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की स्थापना 1974 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया। UNCTAD पब्लिशेस जो रिपोर्ट्स पब्लिशेस करते हैं, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, लिस्ट डेवलप कंट्रीज रिपोर्ट, तो इनके द्वारा ये आपको रिपोर्ट्स पब्लिश किया जाता है। तो बताना है यहाँ पर कि दोनों स्टेटमेंट्स हैं तो इनसे कौन से कितने, तो कौन कौन से सही है बेसिकली। सेकंड आपका करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसका जो एस्टेब्लिश्ड हुआ था ये आपका 1974 में नहीं होकर के 1964 में हुआ, 1964 में इसका स्थापना हुआ, ठीक है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 2 ओनली होगा। आपका आंसर क्या होगा? 2 ओनली होगा। डिटेल आपके पास ही रहा, आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यूनेस कैप से रिलेटेड है, यूनेस कैप से रिलेटेड है, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट मतलब कौन कौन से सही नहीं है, नॉट करेक्ट बताना है, सही नहीं है। बट इट इज एस्टेब्लिश इन 1967 एज इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फार ईस्ट। 1976 इट बिकम्स एस्केप, ठीक है। तो इसका जो स्थापना 1967 में 67 में एशिया और सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग के रूप में हुआ था, 1976 में एस्केप बन गया। It is an intergovernmental platform supporting inclusive, resilient, sustainable development in Asia Pacific region। एशिया प्रशांत क्षेत्र जो प्रशांत क्षेत्र है उसमें समावेशी, लचीला और सतत विकास समर्थन करने वाला अंतर सरकारी मंच है। It has 63 members and 11 associate members. India is one of the member। इसके 63 सदस्य और 11 सहयोगी सदस्य हैं, और जिसमें भारत भी क्या है इनका सदस्य है। तो बताने सही नहीं है, कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है बताइए। फर्स्ट गलत है या सही है?
तो फर्स्ट आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1967 में नहीं होकर के 947 में हुआ, 1947 में हुआ। ठीक है, सेकंड सही है, थर्ड रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इंडिया तो मेंबर है इसका। ठीक है, मेंबर्स, टोटल मेंबर्स कितने हैं? तो यहाँ पे 63 दिया हुआ है, जबकि 53 मेंबर्स हैं। और एसोसिएट मेंबर्स की बात करें तो 9 इसके एसोसिएट मेंबर्स। ठीक है, तो रॉन्ग कौन कौन सा हो गया आपका? फर्स्ट और थर्ड रॉन्ग हो गया। आंसर क्या हो गया? आंसर सी हो गया। डिटेल आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यूएन और डीओएफ से रिलेटेड है आपका। ठीक है, तो आपके स्टेटमेंट से यहाँ पर 3 दिए हुए हैं, बताने कितने सही हैं, करेक्ट कितने हैं। तो यूएन और डीओएफ एस्टेब्लिश बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इन 1974 में, जो 1974 में स्थापना किया गया था। यूएन डीओएफ इज स्टेशन along the Alpha line, the Israeli line and Bravo line, Syrian line in the Golan Heights। तो यूएन डीओएफ गोलान हाइट्स में अल्फा लाइन और ब्रावो लाइन के साथ तैनात है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री कंट्रीब्यूटर टू द यूएन डीओएफ। बात यूएन डीओएफ का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य योगदान करता है। बताइए करेक्ट कौन सा है? तो यहाँ पर जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं, तीनों के तीनों सही हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बस डिटेल आपका यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएन ओएसी से रिलेटेड, यूएन ओएसी से रिलेटेड है। बताना है कि जो दो स्टेटमेंट्स में से सही कौन सा नहीं है। It established in 2007 to serve as a soft power political tool of a UN Secretary General for a conflict prevention and conflict resolution। संघर्ष के रोकथाम और संघर्ष समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के सॉफ्ट पावर राजनीतिक उपकरण के रूप में कार्य करने के लिए 2007 में स्थापित किया गया था। Its 5 priority area for action is education, youth, migration, media and women as a peace mediator। कार्रवाई के लिए इसके 5 प्राथमिकताएं हैं: शिक्षा, युवा, प्रवासन, मीडिया और महिलाएं शांति मध्यस्थता को। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट पूछ रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। नॉट करेक्ट कौन सा है? सेकंड तो क्या है? सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट नॉट करेक्ट है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इसका 2007 में नहीं होकर के 2005 में हुआ, 2005 में हुआ। तो नॉट करेक्ट आपका 1 हो जाए। ठीक है, डिटेल आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आईएलओ से रिलेटेड है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ। ठीक है, बताइए आईएलओ से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? So it was created in 1921 as a part of the Treaty of Versailles, जो वर्साइल जो था, that ended World War I। इस इंडिया इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर, इसका इंडिया संस्थापक सदस्य नहीं है। ये प्रमोट करता है एंड रियलाइज स्टैंडर्ड्स एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट वर्क। तो बेसिकली काम पर मानव मौलिक सिद्धांत और अधिकारों को बढ़ावा देता है, उन्हें लागू करता है। तो बताना है कि यहाँ पे सही कौन मतलब स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, गलत है। तो एक जो क्रिएट हुआ था 1921 में नहीं होकर के कब हुआ था? 1919 में हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों गलत है सेकेंड स्टेटमेंट? क्योंकि इंडिया इसका क्या है? फाउंडिंग मेंबर है। यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, इससे गलत हो गया। थर्ड आपका सही है। ठीक है, तो करेक्ट पूछा है तो करेक्ट सिर्फ एक स्टेटमेंट थर्ड है, आंसर आपका ओनली 1 हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका की इनिशिएटिव ऑफ डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड है, की इनिशिएटिव ऑफ डब्ल्यूएचओ। ठीक है, फर्स्ट तो क्या क्या जो दो स्टेटमेंट्स ऊपर लिखे हुए हैं, क्या दोनों की इनिशिएटिव्स डब्ल्यूएचओ के हैं या नहीं है? जैसे कि फर्स्ट है मीट और डेविस मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम और ग्लोबल बेंचमार्किंग टूल इवेलुएट नेशनल रेगुलेटरी सिस्टम फॉर वेरियस प्रोडक्ट लाइक मेडिसिन, वैक्सीन, ब्लड प्रोडक्ट्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो ये आपकी डब्ल्यूएचओ की जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके इनिशिएटिव्स हैं या नहीं है? तो दोनों इनिशिएटिव्स हैं, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों इनिशिएटिव्स का करेक्ट पूछा है यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट पूछा है तो करेक्ट क्या है? बोथ।
आंसर हो जाएगा सी। डिटेल आपका यहाँ पर है डब्ल्यूएचओ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका कि बोर्ड ऑफ गवर्नर इज अ हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ IMF, कंपोज ऑफ वन गवर्नर एंड वन अल्टरनेट गवर्नर फ्रॉम ईच मेंबर कंट्रीज। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर IMF सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है जिसमें प्रत्येक सदस्य देश से एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर शामिल होता है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि IMF प्रमोट ग्लोबल माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है और इट पब्लिश वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को पब्लिश करता है। तो इसके बारे में क्या है, कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? यहाँ पर आपके तीनों स्टेटमेंट सही हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, डिटेल आपका ये रहा। नेक्स्ट बात करें, ये आपके वर्ल्ड बैंक के जो ग्रुप्स हैं उनसे रिलेटेड है कि कौन सा जो ग्रुप है ये, तो उसका क्या काम है, बेसिकली फंक्शंस क्या है उसके। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे बात करें इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA के बारे में। इट प्रोवाइड्स लोन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू मिडिल इनकम एंड क्रेडिट ओवर द लो इनकम कंट्रीज। तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो है मध्यम आय और ऋण और योग्य कम आय वाले देशों को ऋण और वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, पहला स्टेटमेंट है। सेकेंड है यहाँ पे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन IBRD। ठीक है, IBRD के बारे में इसका फंक्शन है क्या कि सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर डिप्लॉयमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो विकासशील देशों में निजी क्षेत्र की सेवाओं के समर्थन करता है। तीसरा है आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC। इट ऑफर्स कंसेशनल लोन एंड ग्रांट टू द वर्ल्ड पोरेस्ट कंट्रीज। तो सब दुनिया के सबसे गरीब जो देश हैं उनको रियायती ऋण और अनुदान प्रदान करता है। तो 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको बताना है कि सही कौन सा है, बताइए। फर्स्ट सही है गलत है? IDA का फंक्शन ये है नहीं। तो ये जो फंक्शन है प्रोवाइड लोन्स एंड फाइनेंशियल सर्विस टू मिडिल इनकम एंड क्रेडिट टुवर्ड द लो इनकम कंट्रीज के लिए जो है ऋण और वित्तीय सेवाएं जो कम आय वाले देश है उनको किसके अंडर में फंक्शन है, तो ये आता है IBRD। ठीक है, ठीक है, IBRD। IBRD का एक फंक्शन है। ठीक है, IBRD का। सेकेंड जो आप देख रहे हो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट सही है या गलत है, बताइए। सेकेंड भी आपका गलत है, क्यों? क्योंकि जो IFC है, IFC ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट एंड इन डेवलपिंग कंट्री। इसे सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? क्योंकि जो IDA है, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को ऑफर करता है कंसेशनल लोन्स एंड ग्रांट टू द वर्ल्ड पोरेस्ट कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर आपके तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं क्या है, सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। डिटेल आप देख लो यहाँ पे, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का है, वर्ल्ड बैंक के बारे में है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स के बारे में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिक्स के बारे में। न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स आर इजिप्ट, इथोपिया, इराक, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इंडोनेशिया। इसके नए सदस्य हैं। ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज आर बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा एंड उज्बेकिस्तान एंड नाइजीरिया। बताइए करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है। फर्स्ट रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं इजिप्ट है, इथोपिया है, एमिरेट्स है एंड इंडोनेशिया, लेकिन इराक नहीं है। इराक की जगह पे कौन आएगा यहाँ पे? यहाँ पे ईरान, ईरान।
ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट पूछा है तो आंसर आपका 2 ओनली हो जाएगा। डिटेल आपका ये रहा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है G20 से रिलेटेड है, G20 से रिलेटेड, ठीक है। G20 founded in 1999 following the Asian financial crisis as a forum for finance ministry and central government governors to discuss global economic and financial issues। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मंच के रूप में की गई थी। G20 डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटरिएट और हेडक्वार्टर्स का इसका कोई अस्थायी सचिवालय मुख्यालय नहीं है। इट्स डिसीजन मेड एट G20 मीटिंग आर नॉट लीगली बाइंडिंग, ठीक है, तो लीगली बाइंडिंग नहीं होता। नॉट करेक्ट पूछा है यहाँ पे, तो सारे क्या हैं आपके जो, ठीक है, सारे ऑप्शंस क्या हैं, करेक्ट हैं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, नन। डिटेल आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, ठीक है। इसमें क्या है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक इज अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश इन 1968, 1968 में इसकी स्थापना किया था। इसका जो टॉप शेयर होल्डर्स हैं एज पर ऑफ 2023, जापान और यूएसए 15.6% है, चाइना 6.4%, इंडिया 6.3 और ऑस्ट्रेलिया का 5.8% का इसमें कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। करेक्ट बताइए, करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट सही गलत है, फर्स्ट गलत है क्योंकि स्थापना इसका 1968 में नहीं होकर के 1966 में हुआ था, 1966 में हुआ था। सेकंड स्टेटमेंट सही है, आंसर क्या हो जाएगा, तो डिटेल ले रहा। नेक्स्ट न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के बारे में है, करेक्ट पूछा है यहाँ पे। तो एनडीबी मेंबर्स जो हैं, मेंबरशिप इज ओपन टू मेंबर ऑफ टू द यूनाइटेड नेशंस के जितने भी सदस्य हैं उनकी सदस्यता के लिए ओपन है। द वोटिंग पावर ऑफ फाउंडिंग मेंबर्स विल नॉट फॉल बिलो 55% ऑफ द टोटल वोटिंग का 55% से कम नहीं होना चाहिए। और इन 2019 से एनडीबी इंडिया रीजनल ऑफिस इन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक वाज एस्टेब्लिश में स्थापित किया गया था। तो बताइए सही कौन कौन से सही है यहाँ पे और कौन सा गलत है। फर्स्ट सही है, सेकेंड भी सही है, थर्ड भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा, 1 2। डिटेल आपका रहा। नेक्स्ट कोडेक्स एलिमेंटारियस कमीशन, ठीक है, कोडेक्स एलिमेंटारियस कमीशन सीएससी से रिलेटेड है, बताइए। इट इज एन इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड बॉडी established jointly by the Food and Agriculture Organization FAO and WHO in 1965, 1965 में इसका स्थापना किया गया था। 65 में खाद्य और कृषि संगठन FAO और WHO द्वारा संयुक्त रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक के रूप में स्थापना किया गया। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इट्स ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर्स हेल्थ एंड इंश्योरिंग वेयर प्रैक्टिसेस इन फूड ट्रेड, ठीक है। बताइए आंसर को कौन कौन सा इसमें करेक्ट है। थर्ड करेक्ट है, सेकेंड रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे जेनेवा नहीं होगा, है रोम है, यहाँ पे हेडक्वार्टर इसका रोम में है। और फर्स्ट रॉन्ग है क्योंकि जो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1965 में नहीं होकर के 1963 में हुआ। तो सही कितने हैं आपका, सिर्फ एक ही सही है, थर्ड वाला। आंसर हो गया आपका ओनली 1। डिटेल आपका ये रहा। नेक्स्ट रहा ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी से रिलेटेड है, सही बताना है कथन यहाँ पे। इंडिया, इजराइल, यूएस, रशिया एंड चाइना आर मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट।
आईसीसी डिसीजन आर नॉट बाइंडिंग, ये बाध्यकारी नहीं है। बताइए सही कौन कौन से हैं? फर्स्ट सही है गलत है? फर्स्ट आपका गलत है, क्योंकि इंडिया, इजराइल, यूएस, रशिया और चाइना इसके मेंबर्स नहीं है, नॉट अ मेंबर्स ऑफ इट। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्योंकि इसका जो डिसीजन होता है बाइंडिंग होता है, यहाँ नॉट बाइंडिंग लिखा हुआ है, आंसर भी गलत हो जाए। तो करेक्ट कितना है? करेक्ट आपका दोनों में कहीं नहीं, तो आंसर क्या हो गया? नॉट वन और टू। डिटेल आपका ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आसियान से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन आपका आसियान से रिलेटेड है। नॉट करेक्ट पूछा है, सही कथन नहीं पूछा है कौन सा। It was established in 1969 in Bangkok with the signing of the ASEAN Declaration, Bangkok Declaration by the 5 members: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. प्रेजेंटली में 13 मेंबर्स हैं। आसियान रीजनल फोरम एस्टेब्लिश हुआ था 1994 में, और इंडिया ने उसको ज्वाइन किया था 1998 में। तो फर्स्ट तीनों स्टेटमेंट्स में से नॉट करेक्ट पूछा है, सही नहीं है। फर्स्ट करेक्ट है या नहीं नॉट करेक्ट है? फर्स्ट आपका नॉट करेक्ट है हुआ, क्यों? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इसका 1969 में नहीं होकर के 1967 में हुआ था। 1967 में हुआ था। सेकेंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि इसके प्रेजेंटली मेंबर्स 13 नहीं 10 हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड पॉइंट जो है, तो इसमें इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था, जो आसियान रीजनल फोरम है उसको इंडिया ने ज्वाइन किया था 1998 में नहीं, 1996 में किया था। 1996 में। नॉट करेक्ट, मतलब ऑल थ्री आर नॉट करेक्ट, तीनों सही नहीं। डिटेल आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आपको नेटो से रिलेटेड है। ठीक है, नेटो से रिलेटेड है, बताना है इसके बारे में। दोनों स्टेटमेंट सही है गलत है। तो इट प्रोवाइड्स, क्या कहता है? इट प्रोवाइड्स ट्रांस अटलांटिक लिंक बिटवीन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका एंड फैसिलिटेट डिफेंस कोऑपरेशन एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच ट्रांस अटलांटिक की लिंक प्रदान करता है और रक्षा सहयोग और संघर्ष प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि इट्स जो फंडिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल मेंबर्स इज बेस्ड ऑन द ग्रोस इनकम, नेशनल लेवल इनकम पे बेस्ड है। सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर सभी सदस्यों में से इसका वित्त पोषण योगदान है। कथन पूछे तो कितने कितने कौन दोनों सही है दोनों गलत है? तो दोनों सही है यहाँ पर। ठीक है, डिटेल आपका ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 आईज। ये जो क्वेश्चन आपके 5 आईज से रिलेटेड है, 5 आईज अलायंस से रिलेटेड है। करेक्ट पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ से इसका कि जो 5 आईज है क्या है कि मल्टीलैटरल इंटेलिजेंस शेयर नेटवर्क है, बहुपक्षीय खुफिया साझाकरण नेटवर्क है। दूसरा पूछा है यहाँ, इसके मेंबर यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है। ठीक है। इट इंक्लूड्स नॉन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ओवरसाइट्स रिव्यू एंड सीक्रेट एंटिटीज डिटीज ऑफ 5 आई कंट्री। इसके 5 आईज गैर देशों की गैर राजनीतिक खुफिया निगरानी, समीक्षा और सुरक्षा इकाइयां शामिल है इसमें। इसमें बताना है आपको कि जो 3 स्टेटमेंट्स में से सही कितने हैं। ठीक है, फर्स्ट बात करें, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है गलत है? फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, सेकंड गलत है, थर्ड सही है। सेकंड गलत क्यों है? क्योंकि इसमें जो इंडिया है इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, मतलब तो इंडिया की जगह पे कौन है? तो यहाँ पे न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। ठीक है, सही पूछा है कितने स्टेटमेंट्स? तो ओनली 2 स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और थर्ड। डिटेल आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड है। आपको ये जो क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कॉपरेशन के लिए सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। एस्टेब्लिश 1971 में हुआ था एज नॉट नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन के रूप में। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ पे बहुत स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही, दोनों सही है। डिटेल ले रहा। नेक्स्ट
एक क्वेश्चन आपका बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन से रिलेटेड, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन BCBS से रिलेटेड है, पूछा है करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट्स में करेक्ट कौन सा है। तो established in 1974 and BCBS is the primary global standard set of prudential regulation of bank and provides a forum for regular cooperation on banking and supervisory matters। तो 1974 में स्थापित BCBS बैंकों के विवेकपूर्ण विनिमय के लिए प्राथमिक वैश्विक मानक निर्धारक है और बैंक प्रवक्षी मामलों पर नियमित सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है। इट्स डिसीजन डू नॉट हैव अ लीगल फोर्स, ऐसे निर्णयों में कानूनी बल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट सही है गलत है, करेक्ट पूछा है ना, फर्स्ट सही है गलत है, फर्स्ट सही है, सेकंड भी सही है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा सी। ठीक है, डिटेल ले रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि एज ए सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।